सभी को गुड मॉर्निंग। आज पार्टनरशिप को पैक करते हैं। बहुत टाइम हो गया पार्टनरशिप पढ़ते हुए। तो लास्ट यूनिट है, बहुत आसान यूनिट है। एक क्वेश्चन इस यूनिट से मतलब आप लगा लो कि आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यूनिट का नाम है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। क्या नाम है? रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन। दो अलग शब्द है। ये लगा लो 1/4 रजिस्ट्रेशन है और बाकी सब डिसोल्यूशन। 25% रजिस्ट्रेशन और 75% डिसोल्यूशन। क्वेश्चन जो पूछता है वो मैक्स टू मैक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा बार जो पूछता है वो डिसोल्यूशन से पूछता है। तो स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला जो 25% वाला टॉपिक छोटा सा है, नाम है रजिस्ट्रेशन। वही काम करेंगे। सबसे पहले हम अपने नोट्स से देखेंगे और फिर स्टडी मैट पे चलेंगे इस यूनिट के लिए। तो आप सभी बताएं, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है या मैंडेटरी? ऑप्शनल। रीजन क्या है? रीजन है उसकी डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और हु हैव। अब एग्रीड मतलब एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट होता है दो तरीकों से, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। और एक्सप्रेस होता है दो तरीकों से, यानी कि यू कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप ओरली एंड इट विल बी वैलिड। इसी वजह से, क्योंकि ओरल अगर पार्टनरशिप करिए तो सर रजिस्ट्रेशन कहां पर जाए? कहीं नहीं जाने की जरूरत है। हाँ, अगर आपकी पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर बियॉन्ड 50 चले जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं? पहली बात। और दूसरी बात, बेशक नंबर ऑफ पार्टनर दो क्यों ना हो सकता है दो पर्सन जो पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले ही बोले नहीं भाई अब एक काम करेंगे, पहले क्या कराएंगे? पहले कराएंगे रजिस्ट्रेशन। ऑल वेल। तो रजिस्ट्रेशन अगर करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, ऑप्शनल है, बट मैक्सिमम ज्यादातर जो पार्टनरशिप है वो रजिस्टर्ड है। समझ में आ गई बात? तो करवाएंगे कहां से? तो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। किससे करा सकते हो? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करवाने का। आ गया समझ? अब ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म मतलब ROF। बहुत इजी हो जाएगा तुम्हें ये रजिस्ट्रार की बात जब तुम मुझसे कंपनीज एक्ट पढ़ोगे। कंपनीज एक्ट में कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। वहां जाकर हम अपनी एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन देंगे जिसमें कुछ 6 या 7 इंफॉर्मेशन होती है बड़ी बड़ी, जैसे कि नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, कौन सी पार्टनरशिप है, पर्टिकुलर है या एट विल है। तो ऐसी कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको देनी है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मेलिटीज होगी वो आप करो, आपको पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। यहां तक ओके? देखो सवाल ये पैदा होता है कि सर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है तो लोग पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाते क्यों है? तो सर अगर ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है और आपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वहां कुछ ड्रॉबैक्स होंगे आपके लिए, कुछ लिमिटेशंस होंगे। तो सर ये क्या लिमिटेशन या क्या ड्रॉबैक होंगे? अगर आपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपके लिमिटेशन या आपके ड्रॉबैक क्या होने वाले हैं, तो सब सुने। एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी अपने पार्टनर पर सूट फाइल नहीं कर सकती अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। पहला ओके। एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर पर केस फाइल नहीं कर सकती, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट,
अगर एक पार्टनर अपनी अनरजिस्टर्ड फर्म पर केस फाइल करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। अच्छा पहले बताओ केस फाइल करेंगे क्यों? जब कोई डिस्प्यूट हो तभी करेंगे, अदरवाइज करने की जरूरत। ऑल वेल। एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर पर केस फाइल नहीं कर सकता, तीसरा ड्रॉबैक। इसी वजह से लोग क्या करवाते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई डिफॉल्ट हो ना तो मेरे पास अधिकार हो केस फाइल करने का। क्या थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म पर केस कर सकती है? थर्ड पार्टी को कोई मनाही नहीं है, वो कभी भी केस कर सकती है, irrespective of the fact that firm is registered or unregistered। आ गया सबको? क्लियर है? हाँ, केस फाइल आप कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो 100 रुपए तक का नॉमिनल डैमेज, 100 रुपए तक का आप केस कर सकते हो। 100 रुपए का केस करेगा कौन? यहाँ कोई ओ माई गॉड मूवी थोड़ी चल रही है, 50 रुपए का केस करेंगे। समझ गए? खत्म। दिस इज योर रजिस्ट्रेशन। बस अब इससे पढ़ते हैं, स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। देखो रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है? मीनिंग बहुत क्लियर है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। रजिस्ट्रेशन का मतलब है इट इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो नेचर क्या होता है मेरे प्यारो? रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, और जब है ऑप्शनल तो इसकी टाइम लिमिट क्या होगी? जब ऑप्शनल है तो मैं कभी भी चले जाऊंगा, मेरे को कोई टाइम लिमिट, नो फिक्स टाइम लिमिट। और प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। For registration, make application along with partnership deed signed by all partner or his agent। एजेंट कौन होते हैं? जो पार्टनर के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब जैसे पार्टनर मान लो इलिटरेट है, तो कोई तो चाहिए ना जो सारी एक्टिविटीज को करे, तो फिर वहां पर पार्टनर क्या बना देता है? एजेंट बनाए। ऑल वेल। इसके बाद जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 6 इंफॉर्मेशन जो है वो मिनिमम है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा और इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मोटा मोटा मेन इंफॉर्मेशन ये वाली आपको सबमिट करनी है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहला नेम ऑफ द, आपकी फर्म का नाम क्या है। फिर है प्रिंसिपल प्लेस या हेड ऑफिस ऑफ द फर्म। भाई जहां पर रजिस्ट्रार आपको नोटिस भेजेगा वो कोई जगह तो होनी चाहिए ना। फिर कहता है अदर प्लेसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अदर प्लेसेस कौन से हैं फर्म के? नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द फर्म, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। पीरियड मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या एट विल। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है? पार्टनर कब से ज्वाइन हो रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी कब से शुरू होती है? जब से ज्वाइन हुआ है। डी पॉइंट कहता है नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म का नाम, फर्म का, सॉरी यहाँ ना पार्टनर है, ये फर्म नहीं है, यहाँ पार्टनर। फर्म का नाम तो ऊपर हो गया, मतलब फर्म का नाम भी और पार्टनर का नाम भी। फर्म का नाम, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर का ऑक्यूपेशन, बैकग्राउंड पता होना चाहिए या नहीं। तो ये 6 इंफॉर्मेशन है जो हमें देनी होती है। ऑल वेल। तो आपका रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट हो जाएगा? जब रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में आपके नाम की क्या डाल देगा? एंट्री डाल देगा। कहता है कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंप्लीट व्हेन द रजिस्ट्रार मेक्स एंट्री इन रजिस्टर ऑफ। ऑल वेल। अब कहता है जी क्या कंसीक्वेंस होने वाले हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो मैंने बताया ना आपको, एक फर्म अपने पार्टनर पर केस फाइल, एक पार्टनर अपनी फर्म पर केस फाइल,
एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर केस फाइल, थर्ड पार्टी, तो देखो लिखा हुआ है नो सूट बाय एन अनरजिस्टर्ड फर्म अगेंस्ट इट्स पार्टनर। अरे तुम किस बेसिस पर केस करोगे? तुम्हारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई अता पता नहीं। ऑप्शनल है का मतलब ये थोड़ी है कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओ, करवाओ ना भाई। नो सूट बाय ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म अगेंस्ट इट्स फर्म। दूसरा ओके, नो सूट बाय एन अनरजिस्टर्ड फर्म अगेंस्ट थर्ड पार्टी। कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। एक्सेप्शन टू द पॉइंट। एक्सेप्शन मतलब वो सिचुएशन जहां पर आप केस फाइल इश्यूड फॉर नॉट एक्सीडिंग ₹100 तक का केस फाइल कर लो, कोई टेंशन नहीं। कितने रुपए तक का? 100 तक। और एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन क्लेम सेट ऑफ फॉर जस्ट ₹100। सेट ऑफ मतलब एडजस्ट, जैसे हमें किसी से लेने होते हैं 9,000, तो हम कितने का केस कर सकते हैं? ₹100 तक का। एडजस्टमेंट भी ₹100 की कर सकते हैं, मतलब 8,900 गए हमारे सेटलमेंट। तो बताओ कोई बेनिफिट है इसका? सही है भाई, क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है जा रहा है, किसका जा रहा है? तो नोट है, नोट देखो क्या लिखा है, नो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी कैन फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म वेदर इट इज अनरजिस्टर्ड। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर इस तरीके की कोई भी पाबंदी जो है वो नहीं लगा रखी। थर्ड पार्टी इजीली कभी भी केस फाइल। ऑल वेल, दिस वाज योर रजिस्ट्रेशन। छोटा सा है इसीलिए पेपर में नहीं आता कुछ भी, लेकिन हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है पढ़ना। तो रिपीट कर रहा हूं जो पढ़ा है पानी पीने के बाद। साला चार्ज पे लगा दिया, बटन नहीं दबाया। तुम्हारे साथ हुआ है कभी ऐसा, पूरी रात फोन चार्ज करा और सुबह याद आया बटन ही नहीं दबाया, और उस टाइम ही निकलना हो, है ना? अपने आप को शीशे के सामने खड़े करके गाली देने का मन करता है, या किसी को पकड़ के 2 गाली दे ना, तू बाद में बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है, और करवाना है तो आरओएफ के पास जाना पड़ेगा। आरओएफ कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। देखो इंफॉर्मेशन बहुत सारी देनी पड़ती है, बट कम से कम ये 6 इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई वो देनी आवश्यक है। नेम ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और पर्टिकुलर या फिक्स पार्टनरशिप, नेचर ऑफ द बिजनेस, और एक नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पार्टनर। और जैसे ही आपने ये सब कुछ सबमिट किया, वैसे ही आरओएफ आपको क्या दे देगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो फिर आपके ऊपर क्या हो जाएगा? आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, और आप भी किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। इट मींस आप किसी पर भी केस फाइल आप अपनी फर्म पे नहीं कर सकते, पार्टनर अपने पार्टनर पे नहीं कर सकता, फर्म आउटसाइडर पे नहीं कर सकता। कर सकते हैं ₹100 तक का सेट ऑफ ले सकते हो, या अनरजिस्टर्ड फर्म के खिलाफ थर्ड पार्टी को कोई भी पाबंदी नहीं है। थर्ड पार्टी कैन टेक लीगल एक्शन एनी टाइम। सब समझ गए? ऐसा नहीं है, सबको मिलती है। इनकम टैक्स एक ऐसा अथॉरिटी है जो आपका रजिस्ट्रेशन और बिना रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं देखता। वो बस आपकी एक चीज देखता है, इनकम।
अगर है तो टैक्स देना। मिलती है, कहीं कहीं पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट ओवरऑल नहीं, ओवरऑल नहीं। डन है। अब सब्सिडी देने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनकी अपनी पर्सनल टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कई लोग ये कहते हैं जी पहली बात तो फर्म को सब्सिडी मिलेगी ही क्या, और अगर मिल भी रही है तो शायद वो बोलेंगे भाई पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो करवाना पड़ेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ऐसी लाइन में लग जाओ, तो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए लगो। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की। यहां से पेपर में आएगा, पढ़ा भी है, स्टेप बाय स्टेप है, अच्छे से समझना। भाई डिसोल्यूशन हो रहा है, देखो अब मैंने आपको फर्म क्या होती है वो बता दिया, फर्म की डेफिनेशन बता दी। Partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all। ठीक है, रिपीट करते रहना, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब रिवीजन करवा रहा हूं। तो फर्म क्या होता है, कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर होता है। पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है, पर्टिकुलर होती है, जनरल होती है, पार्टनरशिप एट विल होती है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड होती है, वो भी कर लिया था। फिर हमने पढ़े टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। सर एक एक्टिव पार्टनर होता है, उसको ऑस्टेंसिबल भी कहते हैं, स्लीपिंग होता है, डोरमेंट इनएक्टिव कहते हैं, सब पार्टनर होता है, नॉमिनल पार्टनर होता है, पार्टनर बाय स्टॉपेल होता है, बाय होल्डिंग आउट होता है, और इनकमिंग पार्टनर होता है, आउटगोइंग पार्टनर होता है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली होता है। ये हमारा डन था। और फिर कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़े थे, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड कंपनी। अगर मैं 4-5 बात बताऊं तो फर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कंपनी में होती है। फर्म में बंदों को पार्टनर बोलते हैं, कंपनी में मेंबर बोलते हैं। फर्म के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पार्टनर की तरफ से अलाउड नहीं है, कंपनी में अलाउड है। फर्म में पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी की नहीं, कंपनी मेंबर की लिमिटेड होती है। फर्म का परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, मेंबर के जाने पार्टनर के मरने पर फर्म खत्म हो सकती है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। फिर दूसरा डिफरेंस पढ़ा हमने, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड एचयूएफ। एचयूएफ में टॉप मोस्ट पर्सन को कर्ता बोलते हैं, दया भागा और मिताक्षरा मैंने बताया था। फिर हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड क्लब, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड को ओनरशिप और एक एसोसिएशन। ये हमारा फिनिश था यूनिट नंबर 1, ऑल वेल था। यूनिट 2 जो मैंने आपको पढ़ाया था, मोटा मोटा बताऊं तो पार्टनर के राइट क्या होते हैं, राइट टू टेक एक्टिवली पार्टिसिपेशन इनटू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, राइट टू बी कंसल्टेड। कंसल्टेशन नहीं करी छोटे मोटे मैटर में तो मेजोरिटी मामला सुलझा लेगी, लेकिन 3 केस में पूछना ही पूछना है, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन कर रहे हो, जब माइनॉरिटी को एडमिट कर रहे हो, जब बिजनेस का नेचर चेंज कर रहे हो। तीसरा राइट है राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट। चौथा राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू गेट रेम्युनरेशन, नहीं मिलेगा जनरली, मिल सकता है अगर परंपरा हो या डीड में लिखा हो। राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं मिलेगा, मिल सकता है अगर परंपरा हो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6%, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, अगर अपनी जेब से कुछ खर्चा करेंगे तो इंडेमनिफिकेशन होगा। ये ठीक था। क्या मैं ये बोल सकता हूँ राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होता है। भाई ड्यूटीज क्या होती है, सबसे पहला टॉपिक था यूनिट 2 का। सर ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में बिजनेस को चलाए, दूसरा इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन सप्लाई करे, इंडेमनीफाई करे, और ड्यू डिलीजेंस में बिजनेस काम करे। ये सब ड्यू डिलीजेंस मतलब होता है अच्छे तरीके से। ऑल वेल। फिर हमने बात करी और पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, बीएजी एसेट्स ब्रॉट बाय पार्टनर एक्वायर्ड बाय द फर्म, गुडविल। ऑल वेल था। एक्सपल कर सकते हैं क्या पार्टनर को, कर सकते हैं अगर एक्सपल्शन इज सपोर्टेड बाय मेजोरिटी हो, गुड फेथ में हो। तो ऐसे हमने यूनिट नंबर 2 किया था। तो जब ये सब पढ़ लिया तो अब आज हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि डिसोल्यूशन क्या होता है। इट मींस वो जो फर्म हमने बनाई है, जिसका जस्ट अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है या रिलेशंस हम बना रहे थे, अब कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, लीगल रिलेशन आपस में खत्म हो रहे हैं।
अब ये नहीं कि फर्म बंद होने से बिजनेस रिलेशन खत्म हो रहा है, पर्सनल रिलेशन, सॉरी, फर्म बंद होने से पर्सनल खत्म नहीं हो रहा, बिजनेस यानी लीगल रिलेशन खत्म होता है। तो क्या करा जाता है, अरे भाई बहुत हो गया, या तो बहुत तगड़ा लॉस हो रहा है, या 4 पार्टनर थे, 4 के 4 निकल लिए, स्पेन गए थे डुबकी मारने समुन्द्र में, 2 डूब गए, तीसरा उसको बचाना गया, चौथा उसको देखने गया, चारों ही मर गए, तो खत्म रिलेशन। या फिर क्या हुआ, 2 पार्टनर है, एक पगला गया, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, उसका मूड खराब हो गया, कुछ भी हो जाए, आउट ऑफ द कंट्रोल सिचुएशन जब आ जाती है, तो अब फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, सारी एसेट्स को बेचा जाएगा और लाइबिलिटी को डिस्चार्ज किया जाएगा। आ गया समझ? तो देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कह रहा है, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन कह रहा है, बारिश आ गई क्या? हाँ, सही समय पर आ गए हम लोग। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन तो कहता है, इट मींस डिसकंटिन्यूअस ऑफ ज्यूरल रिलेशन, ज्यूरल मतलब लीगल, सिंपली when the relation among all the partners are terminated, the business of the firm is closed and assets are sold and liabilities are paid off। ठीक है, तो ये कहता है डिसोल्यूशन होते कैसे हैं, मोड क्या है डिसोल्यूशन का। देखो एक तो सबसे पहला वाला बड़ा सिंपल है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। 4 पार्टनर है, चारों बैठे हुए हैं, पिछले 3 साल से लगातार लॉस हो रहा है हर महीने, चारों ने बोला यार बहुत हो गया, अब छोड़ो ना, बंद करते हैं, अब दूसरा काम करेंगे कोई। ए ने बोला ठीक है जी, बी ने भी बोला ठीक है, सी ने भी बोला ठीक है, डी ने भी बोला ठीक है। अब यहां फर्क नहीं पड़ता कि पार्टनरशिप कौन सी है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल है, कोई फिक्स पीरियड है, कोई फर्क। तो देखो ए पॉइंट कह रहा है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, दैट इज एनी पार्टनरशिप वेदर पर्टिकुलर वेदर एट विल कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ऑल वेल। अब हो सकता है कि कोई फर्म में कोई पार्टनर है, मान लो ए और बी है, जो पिछले 28 साल से पार्टनरशिप चला रहे हैं। कितने साल से? 28 ईयर्स से वो अपनी पार्टनरशिप को चला रहे हैं। अब हो सकता है, और पार्टनरशिप एट विल है, हो सकता है 28 साल बाद, 30 साल बाद एक दिन ऐसा नहीं होगा जब उसका मन करेगा भाई अब हो गया, दुनिया में जिस काम के लिए आए कम से कम अब वो ही काम कर लिया जाए, कमाना धमाना बहुत हो चुका है। तो वो क्या अपनी फर्म को बंद नहीं करवा सकता, मात्र एक नोटिस देना है एट विल में। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में ऐसा, पर्टिकुलर में तो पहले सबसे पूछो, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनी ही थोड़े समय के लिए होती है, किसी इवेंट के लिए होती है, इवेंट होने से पहले ही ऑल वेल। तो देखो डिसोल्यूशन बाय नोटिस क्या कहता है, ए पार्टनरशिप एट विल, तो मैंने बिल्कुल बोल्ड लेटर में ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ए पार्टनरशिप एट विल can be dissolved at any time when a single partner gives notice about dissolution to all other partners। तो देखो दूसरा टॉपिक, पहला पॉइंट क्या हुआ है, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, इसलिए नंबर 1 पे ये है। देखो आपस में बिना लड़े झगड़े कोई काम कर दो तो उससे बेस्ट है क्या, गलत तो नहीं है। नंबर 2 कहता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अब नोटिस भी गलत नहीं होता, क्योंकि एक समय आने पर, अब जैसे मैं सर के साथ बहुत साल से काम करता हूं, कभी तो लाइफ में ऐसा होगा कि जब मेरे को जाना होगा, आज से 15 साल, 20 साल, 10 साल, कभी ऐसा होगा, मान लो मेरा एक टारगेट है फाइनेंस का, जो मैं अचीव कर लूंगा तो उस दिन के बाद मैं काम करना छोड़ दूंगा।
एज ऑफ 53 और एक अमाउंट है विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाए। तो मान लो एक वही अमाउंट आ गया मेरे पास, तो अब मैं सर को क्या बोलूंगा, सर ये लास्ट अटेम्प्ट है, अब अगले अटेम्प्ट में मैं नहीं आऊंगा, अब मेरे नाम से एडमिशन मत लेना। सर भी बोलोगे ठीक है, तो मैंने सर को क्या दे दिया, नोटिस दे दिया कि सर अभी टाइम है, 3-4 महीने है आपके पास, आप इंतजाम कर लो दूसरे टीचर का, मैं जा रहा हूँ। 10-15 साल बाद ऐसा होगा, होना भी चाहिए, सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो वहां पर बस एक नोटिस दिया, बात खत्म हो गई, अब वो अपना काम देखेंगे। ऑल वेल। अब कहता है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। कोई इवेंट हो गया जिसकी वजह से डिसोल्यूशन हो रहा, और ये डिसोल्यूशन जो है वो टाल सकते हैं बाय एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। एग्जांपल देता हूं, मान लो 5 पार्टनर है, ए बी सी डी और ई, 5 के 5 पार्टनर बने। तो उन्हें पता है कि किसी की डेथ होने पर फर्म डिसॉल्व हो सकती है, पार्टनरशिप डीड बनाई है, तो उन्हें सारे एक्ट के बारे में नॉलेज होगी या नहीं। तो उन्हें पता है 5 पार्टनर हैं, हो सकता है कि किसी पार्टनर की डेथ होने पर फर्म बंद हो जाए, तो उन्होंने ना पहले से ही लिख दिया डीड में कि भाई ए बी सी डी ई में से अगर किसी की डेथ होती है तो फर्म बंद, और इस बात पे सबने एग्री करा। या ए बी सी डी ई में कोई इंसॉल्वेंट होता है तो फर्म बंद नहीं होगी, उन्होंने इस बात पे भी एग्री करा। मतलब यहां पर डिसोल्यूशन को टाला जा सकता है, लेकिन अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो बंद, तो फिर बंद। तो देखते हैं डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट या कंटिंजेंट डिसोल्यूशन। तो कहता है हेयर डिसोल्यूशन कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग स्पेशल प्रोविजन इन द पार्टनरशिप। क्या लिखा हुआ है, हेयर डिसोल्यूशन कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग स्पेशल प्रोविजन इन द पार्टनरशिप। सही है। तो ये होता कब कब है, जरा ये देखो। नंबर 1, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर मर गया या किसी की इंसॉल्वेंसी हो गई या टाइम पास हो गया। ये तुम्हारा वाला टाइम पास नहीं है, वो वाला है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल में जा सकती है, कोई टेंशन नहीं है, वहां डिसोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है अगर एक्सप्रेस प्रोविजन हो किसमें, पार्टनरशिप डीड में। और डी है ऑन कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, वही पर्टिकुलर वाला। ऑल वेल, समझ गए। तो देखो डिसोल्यूशन के 3, सबसे पहला डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, दूसरा डिसोल्यूशन बाय नोटिस, तीसरा डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, और चौथा बताएगा जहां डिसोल्यूशन यू कैन नॉट अवॉइड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। 4 पार्टनर है, 3 मर गए, अब बताओ अकेला चला सकता है पार्टनरशिप? भाई पार्टनर के लिए किसी की जरूरत तो है ना, पार्टनरशिप के लिए। वैसे इसमें भी कलयुगी, घोर कलयुग आ रहा है। अभी कुछ 2-1.5 साल पहले एक लड़की ने खुद के साथ शादी करी थी। कहां से? केरल से, कहीं की थी वो, बट उसने, मतलब मैं मानता हूं कि इंडिपेंडेंस एक अपनी जगह है, लेकिन इसको पागलपन के रूप में नहीं यूज करना चाहिए, है ना। भाई शादी मतलब पार्टनरशिप, और आप किसके साथ कर रहे हो? अच्छा, एक जापान में एक बंदा कुत्ते के साथ शादी कर रहा है, कह रहा है मुझे इंसान पे भरोसा नहीं। हाँ, नहीं उसके बाद नहीं कर रहे वो लोग, वो वहीं रुक जा रहे हैं अलग ही लेवल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। शादी की बात आती है सब खुश क्यों हो जाते हो? मत कर, ठीक है अलग ही
सियापा है। चले जी आगे बढ़े। अगर कभी तुम्हें जिंदगी में कोई बढ़िया ऑप्शन मिले जहां तुम्हें ये पता चल रहा हो कि शादी से भी अच्छी एक जिंदगी है, जहां शादी नहीं करो, तो तुम मत करना। मेरे को ऑप्शन नहीं मिला ना। मैंने पहले ही बोला ना, ऑप्शन मिले तो। मेरे आंसर क्वेश्चन में छुपे होते हैं भाई। तो कभी अगर तुम, मतलब मैं ना अपने जीवन में खुश हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, अगर तुम्हें कहीं ऐसा ऑप्शन मिले कि जहां तुम बिना शादी के भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छा गुजार सकते हो और तुमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो सर मत करना। लाइफ तुम्हारी बेस्ट हो जाएगी, जीवन अलग ही हो जाएगा, तुम अलग आनंद आएगा, लेकिन तुम नहीं मानोगे। आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं मानेगा। चलो जी, अगला है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी मतलब यहां आप अवॉइड नहीं कर सकते। Here dissolution cannot be avoided even there is a contrary provision in the partnership deed. इवन डीड में भी लिखा है ना, सारे मर गए तो भी फर्म बंद नहीं होगी, तो भी बंद होगी। क्यों? अरे भाई, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन ना, और यहाँ तो मर गए सारे, आत्मा का मिलन होगा क्या यहाँ पे अब फर्म चलाने के लिए? सही है, तो यहाँ पर फर्म बंद। तो नंबर 1 कह रहा है डेथ ऑफ ऑल पार्टनर, या सारे मर गए एक को छोड़कर। एक केस था, एक आया था, एक फर्म के 4 पार्टनर थे, इनोवा गाड़ी में, 4 नहीं 5 पार्टनर थे, इनोवा गाड़ी में जा रहे थे। तो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ढाबे पे पानी की बोतल लेने के लिए एक दोस्त ने, ड्राइवर ने रोका, कहता पानी लिया एक बोतल। वो कहता मैं नहीं जा रहा। पार्टनर भी थे और दोस्त भी थे। पीछे वाले से बोला पानी लिया, कहता मैं नहीं जा रहा। तो ड्राइवर को प्यास लग रही थी, ड्राइवर सबसे जूनियर पार्टनर था, वो उतरा, पानी की बोतल लेने गया और पीछे से आया, ट्रक दे गया धूम, बाकी के 4 निकल लिए। और पानी वाला पानी की बोतल खोली थी उसने, समझ गए? उसकी फर्म इमीडिएटली बिना एग्रीमेंट के डिसॉल्व हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता। अब वो ये सोच रहा था कि अगर पानी लेने वो उतर जाता तो मेरा क्या होता। तो डेथ ऑफ ऑल पार्टनर और ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन, या इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर या ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन, या लास्ट है बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स। अब बिजनेस ही इलीगल हो गया। एग्जांपल देता हूं, पहले लॉटरी का बिजनेस चलता था, हरियाणा में वैलिड था, मतलब स्टेट लॉटरी स्टेट के अंडर में आती है, तो हरियाणा स्टेट ने लॉटरी को वैलिड किया हुआ था। तो कई सारे लोगों ने पार्टनरशिप में बिजनेस खोले हुए थे लॉटरी के। फिर अचानक से गवर्नमेंट चेंज हुई, चेंज होती उन्होंने आदेश दिया कि भाई बंद करो ये सब, कूड़ा है साला, हमारा स्टेट खराब हो रहा है। तो इमीडिएटली वही बिजनेस क्या बन गया? इलीगल, और इमीडिएटली उनकी पार्टनरशिप क्या बन गई? डिसॉल्व। सही है, तो 4 बातें हुई। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस, डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट व्हिच यू कैन अवॉइड बाय एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, और नंबर डी कंपल्सरी डिसोल्यूशन, हियर डिसोल्यूशन कैन नॉट बी ऑल वेल। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा, ये वाला कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। किसकी इंटरवेंशन? कोर्ट की। जब कोर्ट कब इंटरफेयर करेगा? क्या हुआ जी, 3 पार्टनर है, एक पागल हो गया। अब पागल हो गया तो अब उससे कह रहे हैं भाई जा पार्टनरशिप से। अब पागल बंदा क्या सुनेगा तुम्हारी बात? फिर वो फर्म में भी आ रहा है, काम कर रहा है, 1 करोड़ का एसेट से 2 लाख में बेच रहा है।
कोई दान मांगने आ रहा है तो कंप्यूटर दान कर दिया, ले जा। कोई सैलरी बढ़ाने को कह रहा है तो 10 गुना बढ़ा दी। नहीं समझे? अब वो पगला गया, उससे पार्टनर बात कर रहे हैं, देखो अब आप एबल नहीं हो, उसने पार्टनर में झापड़ दिया, अगले मुझे एबल नहीं बोलता। अब ऐसे लोगों को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर क्या किया जाए? अब कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट अब यहां पर फैसला लेगा कि कैसे करना है, मतलब डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ द, समझ गए? तो ये कह रहा है इन फॉलोइंग केसेस एनी पार्टनर कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन। कोई भी पार्टनर कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है डिसोल्यूशन के ऑर्डर के लिए। नंबर 1 कह रहा है व्हेन पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, इनसेन हो गया, इनसेन मतलब या परमानेंट फिजिकल इनकैपेसिटी ऑफ द एक्टिव पार्टनर। जो एक्टिव पार्टनर है वो परमानेंटली क्या बन गया? डिसेबल बन गया, फिजिकली इनकेपेबल बन गया। या कंटिन्यूअस मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टनर। एक पार्टनर है बार बार उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, मान भी नहीं रहा। कई बार कुछ जैसे घर में कभी कभी कुछ आड़े टेढ़े बच्चे हो जाते हैं, भाई उनको जितना मना करो वो वही काम करेंगे। उनके पता नहीं ईगो आ जाता है क्या आ जाता है, वो नहीं मानेंगे, वो अब वही करेंगे। समझ गए? तो फिर ऐसे के लिए क्या है, कोर्ट जाना पड़ेगा। यार घर वाले तो कोर्ट नहीं जाते, वो तो कूटते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन को लगातार लगातार क्या किया जा रहा है? ब्रीच किया जा रहा है। ब्रीच मतलब तोड़ना। एंड व्हेन ए पार्टनर ट्रांसफर इज शेयर टू अनदर पर्सन, क्या शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, शेयर ट्रांसफर। क्लियर है? कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है फर्म के अंदर, 11 साल हो गए, 12 साल पहले फर्म खोली थी, 11 साल से लॉस हो रहा है। पहले साल 12 रुपए का प्रॉफिट था, ये भाई बंद करना इसको। बाकी के पार्टनर मान नहीं रहे, 1 साल और 1 साल और। उनमें से एक पार्टनर कोर्ट गया, सर ये पागल हो गए, इन पे पैसा बहुत है, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा एक ही मकान है वो भी बेच दिया इन्होंने, इन पे तो 8-8 मकान है सालों पे, बंद करवाओ। ऑल वेल और एनी अदर रीजन विच इज जस्ट एंड इक्विटेबल। कोई और रीजन भी जो जस्ट एंड इक्विटेबल हो, मतलब कोई भी रीजन जहां पर कोर्ट आप जा सको। ये आपके एग्जाम इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। तैयार रहना। मैंने आपको अभी तक 3 चैप्टर प्रॉपरली पढ़ा दिया, आज ये तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत टॉपिक ऐसे हैं जहां खुल के बोला है कि ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। जब आप पेपर देकर आओगे ना, देखना उनमें से कुछ क्वेश्चन जरूर 2, 4, 5 क्वेश्चन अटकेंगे अटकेंगे। तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तैयारी हो रही है सबकी? 1 महीना 28 दिन ठहरते हैं। सर डरा क्यों रहे हो? यस, ये सच्चाई से वाकिफ करवा रहा हूं, ताकि रोज आप अपने घर पे कम से कम 8 से 9 घंटे की पढ़ाई करो क्लास के अलावा। जो नहीं कर रहा वो अभी भी सुधर जाए। वो तो एक बात है, जब जागो तब सवेरा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मंथ में आंख खुले तो कुछ हो ही ना आपके पास। और आप सभी इतने घनघोर तरीके से आपने पढ़ाई की हुई है, मुझे लगता है कि आप लोग नंबर लाने वाले। मतलब मैं पास होने की टेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं नंबरों की बात कर रहा हूँ। और जब लड़ाई नंबरों से होती है ना, तो बंदा पास तो होता ही है। नहीं समझे? तो 2 एक तीर से 2 निशान। डेली लॉ के क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिस। ऐसा कोई है जो छूट रहा है जिसका? चलो ले आओ, रजिस्टर निकालो जरा। बोला था ना लाने को, क्यों नहीं लाए? करा ही नहीं है, कराया तो लाए क्यों नहीं? कल लेकर आओ, एक दिन और देता हूँ।
और कल नहीं लाओगे तो सालों लठ से बजाऊंगा यहाँ पर, लाइन से मुर्गा बनाऊंगा सबको। ठीक है, कल लेकर आओ जरा देखते हैं। उस पर डेट लिखते हो ना तुम लोग, ये प्रोटेक्शन ले रहे हो अपने आप को, है डेट लिखा करो, आज इस डेट का है, कल उस डेट का है, ऐसे लिखा करो। डन, दिखाना मेरे को, मैं आपकी एक 1.5 घंटे की, कल नहीं, एक काम करो परसों लेकर आओ, मैं बताता हूँ क्यों। MWM में हमारे पास टाइम ज्यादा होता है, तो मैं क्या करूंगा, तुम सबके रजिस्टर में 5-5 7-7 मिनट लगाऊंगा, तो मैं पकड़ लूंगा तुम्हारी गलतियां और बताऊंगा, फिर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कल मत लाना, परसों लाओ, कल हमारे पास कम डे होते हैं, कम टाइम होता है। ठीक है, तो सब ले आओगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो आज और कल अलग अलग पेन से क्वेश्चन आंसर करेंगे। सेम पेन से करेंगे तो पकड़ लेगा। परसों लेकर आना। अब जी आ जाओ अगला टॉपिक। भाई 5 तरीकों से डिसोल्यूशन हो रहा है। अच्छा, इको के हो रहे हैं, इको के 6 यूनिट, 6 का बस आधा रहता है वो ADAS वाला। वैसे चाहो तो तुम वो कर सकते हो घर पे भी, अभी वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा। और 9th चैप्टर के 1.5 यूनिट हो चुके, 9th वाला आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो मोटा मोटा 7 चैप्टर आप लोगों के कर लिए, 6 चैप्टर वहां से और एक 7वां वहां से, तो 2000 क्वेश्चन हो जाने चाहिए अभी तक। हो गए, कम से कम इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे आपको। आपके पास कितने क्वेश्चन है टोटल, गिने? 3000 से ज्यादा है, 3500 4000 के आसपास क्वेश्चन है। तो कितनी बार करने हैं? 4 बार, 3 बार क्वेश्चन, 4 बार प्रैक्टिस। क्वेश्चन एक बार और 4 बार हो जाए, 4 से कम मत करो इसको। आपका इको 90 प्लस है, मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि उस बुकलेट से बाहर क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी बुकलेट में है। कोई भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, गलती से आ गया तो 1-2 क्वेश्चन कुछ दे देंगे वो जो लॉजिकल होगा, बाकी वो 4000 क्वेश्चन है, मजाक थोड़ी है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सर 320 नंबर से प्लस लेकर आएंगे हम लोग। जैसे इस बार इंटर वाले लेकर आए, बैक टू बैक पास हुए, पिछली बार बैक टू बैक फेल हुए थे। कहते नहीं, जब तक आदमी को खुद अकल नहीं आती ना, तब तक वो काम नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूं, अकल आने से पहले दूसरों से सीख लो, दूसरों की गलतियों से सीख लो। इसलिए तो डेली तुम लोगों को पकड़ पकड़ के मोटिवेट कर रहे हैं। तो 1 महीना 28 दिन काउंट डाउन घर पे लगा लो, कहीं पर लिख के कट मारते रहा करो, और डेली टारगेट पूरे होने चाहिए, सिंगल डे वेस्ट नहीं। ठीक है बॉस, अच्छे नंबरों से पास हो, हमें बड़ी अच्छी खुशी मिलती है जब आप पास हो जाते हो। आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है मेरा पोस्ट डिसोल्यूशन मैटर। अब डिसोल्यूशन होने के बाद के क्या क्या मैटर होते हैं, डिसोल्यूशन होने के बाद के मैटर। तो सबसे पहला है, डिसोल्यूशन होने के बाद एक पब्लिक नोटिस देना होता है। क्या देना होता है? अब सर ये क्या होता है पब्लिक नोटिस? एक बात बताओ, एक फर्म का एक्टिव पार्टनर है जो आउटसाइडर यानी कि थर्ड पार्टी से कंसिस्टेंटली डील करता है या नहीं? आज फर्म बंद हो गई, बताओ ये बात क्या थर्ड पार्टी को पता है? क्या पता कोई भी दूसरा पार्टनर जाकर उस थर्ड पार्टी से फर्म के नाम पर कोई पैसे, कोई सामान, कोई उधारी कुछ भी ले ले, तो ऐसी सिचुएशन में फिर लायबिलिटी किसकी आएगी? एक्टिव पार्टनर की। फर्म तो बंद हो गई, तो याद रखना, हर एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग तो नहीं, क्योंकि स्लीपिंग तो आउटसाइडर को जानता ही नहीं। हर एक्टिव पार्टनर, every active partner is liable
For what? Liable to serve the notice to the public after dissolution. अदरवाइज वो बंदा लाइबल रहता है, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देगा वो लाइबल रहेगा, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा लेकर आएंगे पोस्ट डिसोल्यूशन मैटर्स पे। आगे समझ? तो देखा लिखा हुआ है, इट मींस एक्टिव पार्टनर will continue to liable even after dissolution till public notice is not given. कौन रख दे? मैं कहने वाला था, नहीं तो बाल पकड़ के मारूंगा, फिर याद आया तेरे तो है ही नहीं। XYZ are three partner carry partnership. They made a dissolution deed on 25th of, कब बनी है डिसोल्यूशन डीड? 25 दिसंबर को। On 28/12 the firm took loan of rupees 2 लाख from HDFC बैंक। पब्लिक नोटिस दिया है कब? लोन कब लिया? डिसोल्यूशन कब हुआ? कौन लाइबल होगा? एक्टिव पार्टनर। हाँ देखो ना, इट मींस एक्टिव पार्टनर, ये देखो यहां लिखा हुआ है, इट मींस will continue to liable even after dissolution till public notice is not given। जितने भी हो, मान ले 3 एक्टिव पार्टनर है, तीनों लाइबल होंगे। अब वो डिपेंड करेगा ना कि उनकी डीड में क्या था पहले। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 का था, तो लाइबिलिटी भी 4:3:2 से रहेगी। ठीक है। गिव द नेम ऑफ द पर्सन लाइबल फॉर लोन इफ Y and Z आर डोरमेंट। डोरमेंट मतलब स्लीपिंग, तो मिस्टर X विल बी। फर्म ने कहा लिया? फर्म तो बंद हो गई 25 को। फर्म कैसे ले सकती है? बंद होने, आत्मा आएगी फर्म की लेने लोन, है जी? ऑल वेल? सोचो सोचो, किसी ने भी लिया हो लाइबल एक्स, वो होगा एक्टिव पार्ट। आगे समझ? बताऊं? देखो क्या लिखा है, XYZ 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप चला रहे हैं, डिसोल्यूशन डेट 25 को बनी, 28/12 को फर्म ने लोन लिया। एक्चुअली में लोन फर्म ने नहीं लिया, फर्म के नाम से लिया गया है। अब बताएंगे कि जी फर्म तो डिसॉल्व हो गई, 2 लाख दे दो, तो कोई देगा क्या बताया होगा जी वो 2 लाख दे दो जरा, पिछली बार 5 लिए थे ना, इस बार 2 दो, उसने दे दिया भाई, बाद में पता लगा वो फर्म क्या हो गई, तो यहाँ एक्टिव पार्टनर लाइबल होगा। ऑल वेल? अच्छा तो सिंपल, अगर सिंपल लाइन में बताएं तो लाइबिलिटी किसकी होती है? एक्टिव पार्टनर। देखो, सिंपली द लाइबिलिटी ऑफ फॉलोइंग पार्टनर कम्स टू एंड ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। स्लीपिंग की, डिसीज की, इंसॉल्वेंट की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। लाइबिलिटी किसकी रहती है फिर? एक्टिव पार्टनर। ऑल वेल? अब जी आ जाओ, सेटलमेंट करते हैं। अब हमारा क्या हो गया? डिसोल्यूशन हो गया, तो जब एसेट वैसेट बिक जाएगी तो क्या होगा? तो सबसे पहला है सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। तुमने गार्नर वर्सेस मुरे सुना है? केस मुरमुरे नहीं है बेटा, मुरे है। आपके सर आपको पढ़ाएंगे। अभी हो गई पार्टनरशिप फाउंडेशन में, हो गया, डेथ हो गई, और डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन उसके बाद है। शायद शायद सर वहां बताए, नहीं भी बताएं क्योंकि थ्योरेटिकल है, तो मैं बताता हूं हमारे यहाँ पे। सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंट का जब सेटलमेंट होता है तो सेटलमेंट ऑफ लॉसेस करते हैं।
देखो जी, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, और इंसॉल्वेंट, क्योंकि जब डिसोल्यूशन होता है तो ज्यादातर बात देखा गया है कोई ना कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, क्योंकि डिसोल्यूशन हुआ ही उसी कारण है। अगर पैसा बहुत होता तो डिसोल्यूशन करने की कोई नौबत आती? तो सुनना, अगर डिसोल्यूशन हुआ है जिसमें कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो शेयर ऑफ लॉस होगा वो सॉल्वेंट पार्टनर अपनी कौन सी रेशियो में लेकर आएंगे? प्रॉफिट नहीं, कैपिटल रेशियो। यहां प्रॉफिट से गलत हो जाएगा, क्योंकि पीएसआर चलती है सारे पार्टनरों पे ना, और यहां एक बंदा कौन हो गया, तो उनका पीएसआर बढ़ नहीं जाएगा। इसीलिए उन्होंने कैपिटल रेशियो में बोला। ये गार्नर वर्सेस मुरे का केस आया हुआ था। पहले केस देखो। इंग्लैंड कोर्ट हेल्ड दैट लॉस एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल on insolvency of partner will be borne by solvent partner in their capital. Every solvent partner must bring his share of loss in the, इस पे प्रश्न आता है, केस लॉ आएगा पूरा का पूरा। एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म है, फर्म डिसॉल्व हो गई, जेड इंसॉल्वेंट हो गया, जेड का शेयर ऑफ लॉस कहां से लाएंगे? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेटलमेंट ऑफ लॉस बताओगे। फिर इट वाज हेल्ड दैट इन द केस ऑफ गार्नर वर्सेस मोरे, इंग्लैंड कोर्ट हेल्ड दैट लॉस ऑफ सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट पार्टनर विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो। फिर फैक्ट लिखो और देन कंक्लूड करके आ जाओ। समझ गए? तो देखो, सबसे पहला बताओ क्यों नहीं लिया पीएसआर, ये समझ में आया है ना भाई? पीएसआर तो सारे पार्टनरों का है ना, 5-4-3 मान लो, लेकिन 3 वाला इंसॉल्वेंट हो गया, तो 5 और 4 करोगे तो उनका कंट्रीब्यूशन तो बढ़ जाएगा ना, तो इन्होंने कैपिटल रेशियो बोला। पर्सनल वर्सनल जाने के बाद ही इंसॉल्वेंसी होती है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? उसके पास पर्सनली एसेट्स वगैरह सब खत्म है, लाइबिलिटी ज्यादा है। अब कहते हैं सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट में नंबर 1 सेटलमेंट ऑफ लॉसेस। एनी लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट पास्ट ईयर प्रॉफिट। कोई भी लॉस है तो पहले सेट ऑफ करेंगे पास्ट ईयर, और अभी भी लॉस बचा हुआ है तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो सारे पार्टनर पीएसआर में लेकर आएंगे। लेकिन कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका लॉस की भरपाई सॉल्वेंट पार्टनर करेंगे। कौन सी रेशियो में? आ गया पूरा कंसेप्ट। स्टेप नंबर 1, करंट ईयर का लॉस, अभी का डिसोल्यूशन का लॉस, अगर कोई फर्म में पास्ट ईयर प्रॉफिट है सेटल कर दो। उसके बाद भी कुछ बच गया या पास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं है तो पीएसआर रेशियो में सारे पार्टनर लाएंगे। उसके बाद ये पता लगा कि किसी पार्टनर का क्या है, इंसॉल्वेंसी, तो सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल रेशियो में लेकर आएंगे। आ गया? अब जी पेमेंट की सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले पे किया जाता है किसको? बाहर वालों। मतलब ये थोड़ी कि फर्म बंद होगी सबने बांटा चलो, आउटसाइडर खड़ा है हमारा हो गया, तो सबसे पहले दे किसको? आउटसाइडर। पे टू, फिर कहता है पे लोन एंड एडवांसेस ऑफ द पार्टनर। फिर किसी पार्टनर ने कोई लोन या एडवांस फर्म को दिया था तो वो तो बिजनेस से अलग दिया ना भाई, ये पकड़। फिर पार्टनर की कैपिटल, और अगर कुछ सरप्लस बचा है तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अमूमन चौथे नंबर तक पहुंचते नहीं है, लेकिन कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है बाय एग्रीमेंट तो वहां चौथा नंबर आ जाता है। अपनी खुशी से बंद कर रहे हैं तो आ जाता है। आ गया बेटा?
तो देखो जी, ये थोड़ा सा ब्लर, मैंने बोला था ना एक पेज ब्लर है, तो ये वाला ही है, बट मैं आपको बस 2 पेज रह गए हैं। ये वाला थोड़ा सा ब्लर है, बट मैं ओरली वर्बली आपको बता दूं। यूज ऑफ प्राइवेट एसेट्स ऑफ द फर्म। अब जैसे कि किसी फर्म में किसी पार्टनर का प्राइवेट एसेट्स यूज हो रहा था, आज डिसोल्यूशन हो गया, तो वो प्राइवेट एसेट्स तो उस पार्टनर की है ना, तो उस प्राइवेट एसेट्स का यूज उस पार्टनर की प्राइवेट लाइबिलिटी को चुकाने में किया जाएगा, ना कि फर्म की लाइबिलिटी। ऑल वेल। और अगला ये कह रहा है प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। बहुत आसान टॉपिक है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। मान लो बेटे तेरा नाम क्या, लक्षित, लिखित, लिखित भाई XYZ नाम की पार्टनरशिप फर्म के अंदर आज पार्टनर बना। अभी 1900 या 2019 चल रहा है, मान के चलते हैं। वैसे तो 2024 चल रहा है, जुलाई का महीना, कौन सी तारीख है आज, 15 तारीख, सुबह 10:20। बोलना पड़ता है ना, बच्चे सोचेंगे पुरानी रिकॉर्डिंग दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिखित भाई जो है वो 2019 में XYZ के पार्टनर बने और लिखित से ली गई क्या, गुडविल। गुडविल ली गई 10 लाख फॉर 10 ईयर्स। मतलब आने वाले 10 साल के लिए लिखित ने 10 लाख रुपए की गुडविल पे करी XYZ को पार्टनर बनने के लिए। यहां तक ओके है। लेकिन 2024 में ही 5 साल बाद XYZ फर्म क्या हो गई। तो डिसोल्यूशन के टाइम पर लिखित भाई ने जब आया था तो कितने लाख की गुडविल दी थी, कितने साल के लिए, फर्म कितने में बंद हो गई। इसको कहते हैं प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। और ये जो 10 लाख इसने दिए थे, इसको कहते हैं प्रीमियम। तो ये पैसा 5 लाख रुपए इस बंदे को वापस आ गया। समझ, पढ़ते हैं। प्रीमियम ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन में लिखा हुआ है, मैं पढ़कर बोल रहा हूं, हल्का सा धुंधला है, बट प्री मैच्योर डिसोल्यूशन मींस डिसोल्यूशन बिफोर स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफाइड पीरियड से पहले आपका क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। If a partner has brought premium for specified period, say 5 lakh for 5 years, but the firm is dissolved before that specified period, then the paying partner can ask for return of proper premium from receiving partner. All well. लेकिन कुछ केसेस में प्री मैच्योर प्रीमियम आपका नहीं मिलेगा। अगर किसी डिसोल्यूशन का कारण किसी पार्टनर की डेथ है तो नहीं मिलेगा, जानबूझ के मरा होगा। दूसरा, पेइंग पार्टनर की तरफ से कोई फॉल्ट है और फिर डिसोल्यूशन हुआ तो नहीं मिलेगा। माले लिखित आया था, लिखित की तरफ से कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से फर्म बंद हो गई और फिर ये आ गया, लाओ मेरा प्रीमियम दो, तो पेट्रोल डाला जाएगा पहले शरीर से। यह एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड में, डीड में ही लिखा है। देख भाई, एक बार लिया हुआ पैसा वापस नहीं होता। जैसे दुकानों पे लिखा होता है ना, बिल्कुल कोने में, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और उनकी कंडीशन भी अलग होती है, सिर्फ बदला जाएगा, वो भी संडे को, वो भी 1 बजे से 4 बजे के बीच में। वो भी ऐसी जगह लिखते हैं जहां बंदा पहुंचे ही ना, खरीदने के बाद जब वो बाथरूम जाए ना, अच्छा ये लिखा था, साले पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि पहले बता देंगे तो बंदा खरीदेगा नहीं। चलो अगला कहता है रिसेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर फ्रॉड। बहुत छोटा है,
कोई भी नया पार्टनर अगर फ्रॉड कर कर या मिस रिप्रेजेंटेशन कर कर फर्म में एंट्री लेता है तो बाकी के पार्टनर उससे पार्टनरशिप कैंसिल करेंगे, उसका जो भी सरप्लस होगा उस पे लियन कर लेंगे, लियन मतलब कब्जा, और उससे इंडेमनिफिकेशन मांगेंगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, अगर गुडविल सेल हो रही है फर्म बंद होने के बाद तो फिर जो बायर ऑफ गुडविल होगा वो फर्म के नाम से बिजनेस कर सकता है, सेलर ऑफ गुडविल फर्म के नाम से बिजनेस। ये तो कंसेप्ट बहुत नॉर्मल सा है। ठीक है। ये हमारा हुआ कहां से, यूनिट नंबर 3 फ्रॉम आवर नोट्स। ऑल वेल। तो अब हम चलते हैं कहां पर, यस बेटे अभी बता रहा हूं। हाँ यस, एक्सटेंडेड है। कुछ पॉइंट ऊपर नीचे नोट्स में हमेशा रहते हैं, कभी कभी कुछ नॉलेजेबल पॉइंट भी लिखने होते हैं। ठीक है, जिस पे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी कम भी मिलेगा। बेटे प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर मैं किसी फर्म मैं एक फर्म का पार्टनर हूं और उस फर्म के अंदर सोफे लगाए हुए मैंने खुद के घर से, तो आज फर्म डिसॉल्व हो गई तो वो सोफे किसके हैं, तो फिर मैं ले लूंगा उसको, वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो फर्म की थोड़ी है। ऑल वेल। चलो जी रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखो रजिस्ट्रेशन में इन्होंने 7 पॉइंट लिखे हैं। जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओ तो फर्म का नाम, प्रिंसिपल प्लेस, फर्म का कोई और बिजनेस प्लेस, जिस दिन से ज्वाइन हो रही है, पूरा परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर और ड्यूरेशन। क्या ये सब कुछ मेरे नोट्स में नहीं था? द स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, अच्छे से समझना, और by their agent specially authorized in this behalf. Each person signing the statement shall also verify it its manner prescribed. जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो उसको वेरिफिकेशन करवाते हैं किसी सीए, सीएस, सीएम, एडवोकेट से, पता है ना, वो स्टैम्प मार के देता है, इसी को कहते हैं वेरिफिकेशन, साइन करके देता है। एक फर्म कभी भी ये सारे नाम यूज नहीं कर सकती, ये बैन नाम है। कंपनी में भी एप्लीकेबल है ये, एलएलपी में भी एप्लीकेबल है। अपने नाम के आगे क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, पापा की परी, ठीक है इंपेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सब नहीं लगा सकते। अब आप बोलना बस सर रॉयल ग्रीन नाम की दारू भी आती है, रॉयल स्टेक भी आता है, इंपेरियल ब्लू भी आती है, क्राउन इंटीरियर मॉल भी है, क्राउन प्लाजा होटल भी है, रॉयल इनफील्ड है। सर यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट, रॉयल्टी देनी पड़ती है अलग से। ठीक है। अब जैसे आपने ये 6-7 इंफॉर्मेशन सबमिट करी, वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन आपको मिलते ही आप अपना फर्म जो है वो चला सकते हो। ठीक है। नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो नंबर 1, नो सूट इन ए सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर अगेंस्ट, नो रिलीफ टू पार्टनर फॉर सेट ऑफ। लेकिन सेट ऑफ कितने रुपए तक हो सकता है? एग्रीव्ड पार्टनर, एक पार्टनर भी, लेकिन थर्ड पार्टी, देखो चारों पॉइंट आ गए। कुछ एक्सेप्शन है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म डज नॉट हाउएवर अफेक्ट द फॉलोइंग राइट। सबसे पहला, थर्ड पार्टी केस कर सकती है। हाँ, पार्टनर जो है वो डिसॉल्व करने के लिए केस कर सकते हैं, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। तीसरा, पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी। बेटे पता है ऑफिशियल असाइनी कौन होता है? जो कोर्ट भेजता है ना, लिक्विडेटर, इंसॉल्वेंट पर्सन का। और डी, राइट टू सी और क्लेम फॉर सेट ऑफ
अप टू रुपीज, ये बता दिया था। चलो डिसोल्यूशन की बात करते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप मतलब पार्टनर गया, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म गई। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन है, तो देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस खत्म हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप में बिजनेस खत्म नहीं होता। जैसे कि पार्टनर में रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था, कोई एडमिशन आ रहा है, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, किसी की डेथ हो गई, तो अब क्या होता है, डीड में क्या हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं, फर्म चलती रहती है, बिजनेस चलता रहता है, बट पार्टनर के रिलेशन में चेंजेस आ जाते हैं। वो तो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पूरा का पूरा फर्म ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वाइंडिंग अप। तो भाई डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो वाइंडिंग अप होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है तो वाइंडिंग अप नहीं होगा, सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, एसेट्स लायबिलिटी में चेंज हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, फर्म कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व हो सकती है, अभी बताया था ना, कौन सा पॉइंट, ई पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ द, लेकिन पार्टनरशिप ऑर्डर से नहीं होती। डिसोल्यूशन का सिंपल मतलब है, कभी कभी ना रिकॉन्स्टिट्यूशन से डिसोल्यूशन हो जाता है, होता नहीं, कभी कभी हम दोस्ती में लड़ाई बचाने गए, भाई सॉरी बोल, सॉरी बोल, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, वो आपस में ही लड़ लिए, वो आपस में गुटबाजी हो गई, गोली वोली चल गई। मतलब कभी कभी थोड़े से बदलाव के चक्कर में भी आपका क्या हो जाता है, ऑल वेल। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, तो जब डिसोल्यूशन होगा तो बुक्स क्या हो जाती है, यहां पर बुक्स क्लोज। चलो जी, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन बताओ बच्चों। सबसे पहले डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब वॉलेंट्री डिसोल्यूशन। तो बाय एग्रीमेंट कब हो सकता है, कोई भी पार्टनरशिप हो, बाय एग्रीमेंट आप डिसॉल्व कर लो। कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है, सबकी डेथ, या सारे इंसॉल्वेंट, या एक आधा बच गया, या डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, हियर डिसोल्यूशन कैन बी अवॉइडेड बाय मेकिंग एक्सप्रेस प्रोविजन इन द पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल में आप क्या दे दो, क्या ये सारे पॉइंट करें, बस यहाँ नंबरिंग चेंज है, वहां मैंने अपनी नंबरिंग डाली है और सीक्वेंस है वो, यहाँ इन्होंने ऐसे घुमा फिरा के डाला हुआ है। और डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंशन ऑफ, बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूं, पेपर का क्वेश्चन है एग्जाम का। तो कोर्ट कब आता है, जब अनसाउंड माइंड हो गया या इंसेन हो गया, कौन, स्लीपिंग पार्टनर, उससे क्या मतलब, वो तो मर भी जाए, एक्टिव पार्टनर। परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, एक्टिव पार्टनर। मिसकंडक्ट किया है या कंटिन्यूअसली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया है, इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, लगातार लॉस हो रहे हैं, या जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स। क्या सारे पॉइंट नहीं थे मेरे नोट्स में, तो देखो इन्होंने चार्ट बना दिया। देखो डिसोल्यूशन जो हो रहा है ना, पहला विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट में, एक तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो जाता है, एक हो जाता है नोटिस से इन द केस ऑफ एट विल, एक हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट जहां पर अवॉइड कर सकते हो, और एक कंपलसरी डिसोल्यूशन। और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होगा तो इंसेनिटी, मिसकंडक्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी, कंटिन्यूअस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस लॉस, जस्ट एन इक्विटेबल रीजन। ये चार्ट आपके पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत बड़े चांसेस के अंदर से। चलो भाई, अब पोस्ट डिसोल्यूशन मैटर करते हैं, मतलब डिसोल्यूशन के परिणाम क्या होते हैं। सबसे पहला, कौन बंदा लाइबल होगा, बताओ, एक्टिव पार्टनर। जब तक नोटिस नहीं देगा, एक्टिव पार्टनर विल बी
राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। तो यहां पर देखना, जितने भी पार्टनर से डिसोल्यूशन हो गया तो उनके राइट्स क्या होते हैं, वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटी क्लेम। तीसरा, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। देखो, बेशक फर्म बंद हो जाए लेकिन कुछ अथॉरिटी पार्टनर्स की रहती है जब तक पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म। अब ये नहीं कि साइन करती है निकल भाई, एसेट्स तो बेचने से निकल, यू आर नॉट पार्टनर, ऐसे नहीं होता। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ, पहले आउटसाइडर, फिर लोन्स एंड एडवांस, फिर कैपिटल, फिर कोई सरप्लस। चलो, ऑल वेल, दिस वाज योर यूनिट नंबर 3। आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका है।